साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। पहले तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो देखना, चोरों की तरह निकल मत जाना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इसको सब्सक्राइब कर देना। तो सब्सक्रिप्शन आप सभी को चैनल का ज़रूर कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार ऐसी जो वैल्यूएबल वीडियो होगी वो लगातार मिलती रहेगी, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में काम आएगी। ये केवल यूपी टेट की बात नहीं है, सीटेट हो गया, आने वाले समय में सुपर टेट देने जाएँगे तो भी ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो इन सभी का आपको अध्ययन 10 मिनट से 12 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कोई जा रही है, लेकिन इसमें जिस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, उस टॉपिक का सारा कंटेंट जो आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है, वो मैं दे देता हूँ। तो चलिए सेशन का प्रारंभ करें। आज की चर्चा में लेब वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जिसमें जेडपीडी, मोर नॉलेजेबल अदर, यम की ओ, इसके फोल्डिंग, जितना भी कॉन्सेप्ट है इनका, सारा कॉन्सेप्ट मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। और यकीन मानिए आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी, आप सभी को सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन वही बात है कि देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ये है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं ये। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और वैसे अगर दूसरा नाम दिया जाए तो ये भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनका भी है। पियाजे के विरोध में आया हुआ सिद्धांत था इनका। इनका भी सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत होता है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसी को संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक निर्मितवाद कहा जाता है, सामाजिक रचनावाद कहा जाता है। ये भी मानते हैं कि बालक अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, जैसा पियाजे मानते हैं। लेकिन पियाजे की बात आ जाएगी तो वो जैविक क्षमता को ज्यादा बल दे देते हैं। बच्चों के विकास में कहते हैं कि उनका विकास जो होता है क्रमिक होता है, अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं बच्चे, और उनके अंदर क्षमता जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे विकसित हो जाती है। तो जैविक क्षमता पर ध्यान देते हैं पियाजे। ये भी कहते हैं कि बालक अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, ये बात ये भी मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि बच्चा ऐसा सामाजिक अंतःक्रियाओं के जरिए करता है, समाज में इंटरेक्ट करता है, इस हिसाब से वो ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसलिए इनका सामाजिक निर्मित हो जाता है, सामाजिक रचनावाद हो जाता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसको कह दिया जाता है। अब आगे आप समझिएगा कि ये बताना क्या चाहते हैं। तो देखिए, सामाजिक निर्मितवाद, सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म, वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवादी हैं। इनका मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान होता है। ये कहते हैं कि अधिगम पहले होता है, विकास बाद में होता है। और पियाजे इसके बिल्कुल विपरीत हैं। पियाजे कहते हैं कि पहले अधिगम, देखो ध्यान से समझना, वाइगोत्स्की डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, और पियाजे कहते हैं पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। इनके हिसाब से क्या हो जाता है, बच्चा समाज में रहकर पहले चीजें सीखता है, फिर उसका दिमागी विकास होता है। लेकिन वहीं पर पियाजे की बात करें तो पियाजे कहते हैं पहले बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, और प्रत्येक चरण पर वह अपनी योग्यताएं धारण करके उस हिसाब से ज्ञान का निर्माण करता है। तो पियाजे में विकास पहले अधिगम बाद में, वाइगोत्स्की में अधिगम पहले होगा विकास बाद में होगा। ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट होता है। बात करें अगर हम वाइगोत्स्की के अनुसार, जो है तीन चीजें जो है उसके बिना सीखना असंभव है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी चीजें क्या होंगी। पहले जरूरी होगा समाज। बच्चा माता पिता, भाई बहन, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करता है, यानी अंतःक्रिया करके सीखता है। अंतःक्रिया का मतलब है यही बतकही करना, एक दूसरे से विचार और भावनाओं का आदान प्रदान, इसी को इंटरेक्शन बोला जाता है। जैसे हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से विचार रख रहे हैं तो आप भी अपना विचार कमेंट में देते हो, हम उसको रीड कर लेते हैं तो इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिले इंटरेक्शन होता है। जब हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट आकर के वीडियो कॉल पे बतियाने लगे तो हम लोग आपस में डायरेक्ट इंटरेक्ट करने लगते हैं, सामने से बतियाने लगे तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होने लगेगा। दूसरा कौन सा होता है, संस्कृति। समाज के बाद दूसरा पिलर कौन सा होता है, संस्कृति, कल्चर। हमारे समाज के नियम परंपराएं, ये क्या होते हैं, कल्चरल टूल कहलाते हैं। कैलकुलेटर, नक्शा, किताबें बच्चों के दिमाग का क्या करते हैं, विकास करते हैं। आज के डेट में गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये बच्चों का दिमागी विकास करने में योगदान करती हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सबसे बड़ा सांस्कृतिक उपकरण है, कल्चरल टूल है, जो इंसान को जानवरों से अलग बनाता है, जो उसके थॉट प्रोसेस को बेहतर बनाता है। वाइगोत्स्की ने भाषा को प्रमुख हथियार कहा है। ध्यान दीजिएगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख औजार है, ऐसा मानते हैं कौन, वाइगोत्स्की। भाषा प्रमुख औजार है, प्रमुख उपकरण है, और महत्वपूर्ण कल्चरल टूल के रूप में किसको माना जाता है, इसको माना जाता है लैंग्वेज को। अब आगे समझिएगा, यहाँ पर कुछ बातें हम समझा दें, टर्मोलॉजी समझा दें, जो वाइगोत्स्की की टर्मोलॉजी है, जो यूपी टेट और सी टेट में तीन ऐसी टर्मोलॉजी है जहां से घुमा फिरा करके सवाल बार बार पूछा जाता है। पहली टर्मोलॉजी कौन सी है, देखिएगा, जेडपीडी। जेडपीडी जिसको समीपस्थ, निकटवर्ती या संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है।
क्या होता है ये कि बच्चा स्वतंत्र रूप से यानी बिना किसी मदद के जो कर सकता है और किसी की मदद से जो अधिकतम कर सकता है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसको जेडपीडी कहते हैं। अभी आप इसको पढ़ करके जेडपीडी को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल नीचे है ना, वो आपको समझा देगा। देखिए, आप अकेले पढ़कर यूपी टेट में 90 नंबर ला सकते हैं, लेकिन प्रमोद सर से, यानी कि हमारी ये 10 मिनट की वीडियो और हमारा जो यूट्यूब पर लेक्चर चलता है, क्लास पर वो प्रैक्टिस चलता है, यानी प्रमोद सर की क्लास की मदद लेकर आप 125 नंबर ले आ सकते हैं। या हमसे पढ़कर या किसी भी टीचर से अपनी दही कौन खट्टी कहेगा भाई, और हमारी खट्टी भी नहीं है, ये आप लोग खुद बताएंगे। तो हमने यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर दिया है कि जैसे आप यूपी टेट में अकेले पढ़ करके 90 नंबर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी मदद लेकर के 125 नंबर ले आए तो 90 से 125 का गैप कितना हो गया? 35 नंबर का हो गया। यही जो 35 अंकों का दायरा है ना, यही 35 नंबर का दायरा आपका जेडपीडी है। समझ गए कि नहीं? जेडपीडी को अपने से पढ़ोगे तो 90 नंबर, और हमारी मदद से अगर आप पढ़ ले रहे हो तो आप 120-25 पर पहुंच जा रहे हो। तो जो 35 नंबर का गैप आपको मिल गया मदद मदद से, यही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था, यही आप जेडपीडी था। मतलब आप ऐसा कर सकते थे, बशर्ते आपको एक मदद की जरूरत थी। जब आप मदद नहीं लेंगे तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ही वही आप अपना मिनिमम करेंगे। जो आपकी संभावना है आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपकी संभावना 125 की है, बस आप इसके फोल्डिंग नहीं ले रहे हो, मदद नहीं ले रहे हो किसी से। हमने आपकी मदद कर दी तो आप अपने संभावित क्षमता पर पहुंच गए, आप अपने जेडपीडी को पार कर गए, माने कि आप 35 अंकों को और फांद करके 125 पर पहुंच गए। तो यही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसी को जेडपीडी कहेंगे। यहाँ पर अगली बात कर देते हैं, तो अगला आता है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग को और नामों से जाना जाता है, इसे पाड़ मचान या ढांचा निर्माण कहा जाता है। बच्चे को सीखने के दौरान दी जाने वाली जो अस्थायी मदद होती है, टेम्परेरी हेल्प जो होता है या मार्गदर्शन, उसी को इसके फोल्डिंग कहते हैं। यह मदद शुरुआत में दी जाती है या तब दी जाती है जब बच्चा बीच में अटक जाता है। जैसे ही बच्चा काम सीख जाता है, मदद हटा ली जाती है। जैसे इस पेड़ को दिया गया, शुरुआत में ये लटक जा रहा है, बेचारा गिर जा रहा है ना, झुक जा रहा है, तो इसको इसके फोल्डिंग की जरूरत पड़ रही है। तो शुरुआत में इसको इसके फोल्डिंग दी जाती है जब तक कि यह अपने से खड़ा ना हो जाए। तो कुछ दिनों तक आप भी खेती किसानी करते हैं, तो आप भी ऐसे पेड़ पौधा का रोपण करते होंगे, तो आप भी इसको लगा देते होंगे, ऐसे इसके फोल्डिंग दे देते होंगे। जब ये अपने जड़ों पर मजबूती से खड़ा हो जाता है, तब ये इसके फोल्डिंग हटा दिया जाता है। आगे समझिएगा, इसके फोल्डिंग आगे समझिएगा। देसी उदाहरण, जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे तो पीछे से पिताजी पकड़ते थे, तो हमने तो यहाँ पर थोड़ा सा औपचारिक लैंग्वेज का प्रयोग करके दे दिया। पिताजी पकड़ते थे, वो इसके फोल्डिंग प्रदान करते थे। जब आप बैलेंस बनाना सीख गए तो उन्होंने सीट छोड़ दी। तो हम लोगों को तो पिताजी नहीं पकड़ते थे, हमारे हमारे अपने उम्र के हमारे अपने साथियों में से ही कोई पकड़ता था, और वो एकदम देसिया अंदाज में बोलता था, चल बे पकड़ बैठ, पीछे से हम पकड़ ले हैं, बिस्तर बंद, गिरे ना देवतों के, बैठ गद्दी पे बैठ, आगे देख बे, आगे देख पीछे मत देख। तो कहता था, मम्मी कसम खाओ, छोड़ोगे नहीं, गिराओगे नहीं। तो हम लोग कसम वसम खा लेते थे, पीछे से धक्का मारते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसको इसके फोल्डिंग दे रहे हैं, फिर भी हम छोड़ देते थे ताकि वो अपने से चलाने लगे। तो कई तो होते थे उसी कॉन्फिडेंस में वो अपने से चलाने भी लगते थे, कई तो ये देखते थे छोड़ दिए का, तो पीछे घूम के देखते थे तो हदस के भारा के गिर भी जाते थे, है ना। लेकिन ये ऐसे ही 2-3 बार मदद देने के बाद वो अपने से बैलेंस बना करके चलाना सीख जाते थे। तो यही जो प्रदान किया जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा पीछे से, उसी को इसके फोल्डिंग कहा जाता है। इसके फोल्डिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में किया था, लेकिन इसे अपनी थ्योरी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाया वाइगोत्स्की ने। इसलिए जब भी इसके फोल्डिंग की अवधारणा की बात आती है तो किसका नाम जुड़ता है? वाइगोत्स्की का नाम जुड़ता है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रूनर ने किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे समझिएगा, यम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार व्यक्ति, वह व्यक्ति जो सीखने वाले बच्चे से उस विषय में ज्यादा ज्ञान या अनुभव रखता है, जो इसके फोल्डिंग या मदद प्रदान करता है, उसे मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। जैसे यम के वो हमेशा उम्र में बड़ा हो या जरूरी नहीं है, एक छोटा बच्चा, एक दोस्त, या यहाँ तक कि गूगल यूट्यूब भी मोर नॉलेजेबल अदर हो सकते हैं, अगर वो आपसे ज्यादा जानते हैं और वो आपको मदद कर रहे हैं तो, है ना। कोई भी मदद जो कर रहा है वो इसके आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा, जो भी व्यक्ति आपको कोई जानकारी दे रहा है। आगे समझिएगा, वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की भाषाओं की बात करी है ना। कौन सी भाषा? पहली भाषा हो गई कौन सी? सामाजिक भाषा, जिसको सोशल स्पीच कहा जाएगा या सोशल लैंग्वेज कहा जाएगा।
0 से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सोशल लैंग्वेज से कनेक्ट होता है। बच्चा अपनी जरूरतें रोकर या बोलकर दूसरों को बताने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, जो बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए होती है, उसी को सामाजिक भाषा कहते हैं। ये शुरुआत में बिल्कुल होता है 0 से 2 वर्ष के दौरान। यही सामाजिक भाषा आगे चल करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आगे चल करके ये प्राइवेट स्पीच में बदल जाती है। कब? 3 से 7 वर्ष के दौरान ये प्राइवेट स्पीच में बदल जाती है। क्या होता है? खुद से जोर-जोर से बोलकर बातें करना, जैसे अरे मेरी लाल वाली कार कहाँ गई? इसे यहाँ रखता हूँ। बच्चा ये अपने से बोल रहा है, अपने से जोर-जोर से बोल-बोल करके कह रहा है, मेरी लाल वाली कार कहाँ गई? इसे मैं यहाँ रखता हूँ। वाइगोत्स्की के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए बच्चा अपने ही कार्यों को दिशा देता है, सेल्फ डायरेक्शन करता है, सेल्फ रेगुलेशन देता है। जबकि पियाजे इसे अहम केंद्रित वाक्य कहता है, यानी कि जिस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच कहता है, उसी वार्ता को पियाजे अहम केंद्रित वाक्य कहता है, ईगोसेंट्रिक कहता है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? बच्चे को संज्ञानात्मक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ाती है, और इनके पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वार्ता उसके संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का सूचक होता है। दोनों में अंतर समझिएगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे का प्राइवेट स्पीच है, ये बच्चे के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, बच्चा अपने आप को निर्देशित कर रहा है, अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। ये उसके संज्ञानात्मक परिपक्वता की ओर बढ़ने का सूचक है। लेकिन पियाजे कहते हैं बच्चे का ये इस प्रकार से बात करना ईगोसेंट्रिक स्पीच है, अहम केंद्रित वार्ता है। ये उसके संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का सूचक है, ये पियाजे मानते हैं। फिलहाल ये जो व्यक्तिगत वार्ता है, 3 से 7 वर्ष के दौरान बच्चा इसका प्रयोग करता है। यही वार्ता आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाती है? आंतरिक वाक में कन्वर्ट हो जाती है, इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। 7 वर्ष के बाद बच्चे की प्राइवेट स्पीच किसका रूप ले लेती है? इनर स्पीच का रूप ले लेती है। यानी बच्चा मन में सोचते हुए जब कोई कार्य करता है, तब उसकी भाषा कैसी होती है? उन इनर स्पीच उसको कहेंगे, यानी अपने अंदर सोचना, मन में सोचते हुए कोई कार्य करना। ध्यान दीजिएगा, भाषा और विचार को लेकर के बात करें तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि जन्म के समय बच्चे के विचार जो हैं और भाषा, ये दोनों अलग-अलग होते हैं। विचार अलग होता है, भाषा अलग होती है। लेकिन 2 से 3 वर्ष की आयु तक जाते-जाते विचार और भाषा आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब बच्चा ना शब्दों को पहले सुनता है, उससे संबंधित विचार को बाद में सीख लेता है। 2-3 वर्ष की उम्र में जा करके भाषा और विचार आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। आगे समझिए, कक्षा में एक शिक्षक वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रयोग कैसे करेगा? तो ध्यान दीजिए, पारस्परिक शिक्षण का प्रयोग होगा, रेसिप्रोकल टीचिंग होगा। इसमें प्रश्न पूछना हो गया, स्पष्टीकरण करना हो गया, सारांश निकालना हो गया, भविष्यवाणी करना हो गया। इसमें 4 स्टेप का फॉलो किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण में 4 कदम फॉलो किए जाते हैं, 4 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। कौन? प्रश्न करना, स्पष्टीकरण करना, सारांश निकालना और भविष्यवाणी करना। और सहयोगात्मक अधिगम ये किस पर आधारित है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चे समूह में एक दूसरे से मदद करते हुए सीखते हैं। और आगे समझिएगा, सहपाठी शिक्षण भी इसी पर आधारित है, पीयर ट्यूटरिंग भी है। यानी जब एक होशियार बच्चा जो MKO है, ये मोर नॉलेजेबल अदर है, इसके लिए अपने क्लासमेट को कोई टॉपिक समझा रहा है, तो यहाँ पर ये कैसा हो गया? सहपाठी शिक्षण हो गया। एक होता है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता हो गया। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता का मतलब ये हो गया कि जब कोई नौसिखिया किसी मास्टर यानी एक्सपर्ट की देख रेख में कोई काम सीखता है, जैसे दर्जी के पास बैठ करके सिलाई सीखना, इसको संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता कहते हैं, अप्रेंटिस, है ना? हाँ, कॉग्निटिव अप्रेंटिस कहना इसको। तो ये कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप प्राप्त करना होता है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता इसी को कहते हैं कि किसी मास्टर व्यक्ति के देख रेख में कोई नौसिखिया जब सीखता है, तो मास्टर व्यक्ति उसको MKO प्रदान करता है और इसके ZPD तक पहुंचाने में मदद करता है। तो वाइगोत्स्की में जितना भी कंटेंट हो सकता था, जो कुछ भी है, सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी, कुछ भी छोड़ा नहीं। और वीडियो कितनी गई? 14 मिनट की वीडियो गई है। कंटेंट अगर देखा जाए तो 14 मिनट में इतना कंटेंट आपको, और वो भी समझा करके पर्याप्त तौर पर आपको दे दिया मैंने। यही वीडियो वाइगोत्स्की पर लोग 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटा तक क्लास लेकर के समझाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको समझने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, पूरी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए सेशन में बस यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।